ईयर 1939 में एक यहूदी महिला हिटलर के डर से जर्मनी की राजधानी बर्लिन से भागकर डेनमार्क पहुंचती है, जिसके पास एक फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता था। इस फॉर्मूले को पाने के लिए दुनिया भर के देशों में होड़ मची हुई थी और हजारों साइंटिस्ट इसे लेकर उलझे हुए थे। और जब वह डेनमार्क पहुंची तो उसने अपने दोस्त को इस फॉर्मूले के बारे में बताया और ये दोनों इसे लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंचे, जहां लाखों लोग 3 सालों तक इसी फॉर्मूले पर काम करते हैं और एक बड़े सिलेंडर की तरह दिखने वाली चीज़ तैयार करते हैं, जिसे लेकर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका का B-29 फाइटर प्लेन करीब 10,000 किलोमीटर दूर जापान के एक शहर हिरोशिमा में पहुंचता है। आसमान में अमेरिकन फाइटर जेट को देखकर वहाँ के लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही ये भारी भरकम सिलेंडर नीचे गिरने लगता है। कुछ ही देर में फाइटर प्लेन गायब हो जाता है और सिलेंडर हवा में ही फट जाता है। इसके फटते ही आग का एक भयानक गुब्बारा उठा, जिसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। कहते हैं कि इसे जानबूझकर हवा में 10 मीटर ऊपर फोड़ा गया ताकि तबाही ज़्यादा से ज़्यादा हो। आग का ये गोला 3 किलोमीटर चौड़ा और 14 किलोमीटर ऊंचा था और उससे निकली हीट इतनी ज़्यादा थी कि इसकी चपेट में आने वाले लोगों की परछाई हमेशा के लिए इन दीवारों पर छप गई। इस एक्सप्लोजन के कारण उस शहर का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसमें मेटल से लेकर इंसानों की त्वचा और हड्डियां तक पिघल गई थी। ठीक 8:15 पे रुकी ये घड़ी उस समय को दिखाती है जब हिरोशिमा पूरी तरह से रुक गया था। महाभारत में जिस ब्रह्मास्त्र का जिक्र मिलता है, ये कुछ वैसा ही था। लेकिन ये था क्या? ये था दुनिया का पहला एटम बॉम्ब, लिटिल बॉय, जिसे अमेरिका ने जापान पर गिराया था। और अगले कुछ ही पलों में यहाँ के 80,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन अमेरिका यहीं नहीं रुका और सिर्फ 2 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को इसने जापान के और एक बड़े शहर नागासाकी पर भी एटम बॉम्ब गिरा दिया। और वहाँ भी इस विनाशकारी हथियार ने सिर्फ 5 सेकंड में ही करीब 1 लाख लोगों की जान ले ली। ये पहली बार था जो दुनिया इतना भयानक मंजर देख रही थी। और जो महिला इस फॉर्मूले को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंची थी, उसका नाम था लीज मीटनर। तो ये बात दिसंबर 1938 की है, जब लीज अपने एक को साइंटिस्ट ओटो हैन के साथ लैब में काम कर रही थी। तब ओटो हैन ने एटम पर जब न्यूट्रॉन की बारिश की तो उसने देखा कि इससे एटम टूट गया है और उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी। इसे साइंस की लैंग्वेज में न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। अब तक दुनिया भर के साइंटिस्ट एटम को तोड़ने की यानी कि न्यूक्लियर फिजन करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असल में ओटो हैन ने ये कर दिखाया। लीज मीटनर और ओटो हैन दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और वे दोनों पिछले 30 सालों से बर्लिन की उस लैब में एक साथ काम कर रहे थे। इसलिए ओटो हैन ने लीज मीटनर को ये बात बता दी कि उन्होंने ये न्यूक्लियर फिजन कैसे किया। हालांकि ओटो हैन अपने इस इन्वेंशन की वैल्यू नहीं जानते थे, लेकिन लीज जानती थी कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कारनामा कर दिखाया है और अब इससे एटम बॉम्ब बनाया जा सकता है। लेकिन लीज मीटनर तो जर्मनी की साइंटिस्ट थी, तो फिर उन्होंने ये बॉम्ब जर्मनी के लिए क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इतिहास में जाकर देखा जाए तो उस समय एटम बॉम्ब बनाने की रेस तो जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और यूएसएसआर में लगी हुई थी। अमेरिका तो इस रेस में कहीं था ही नहीं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के लिए ये बॉम्ब लीज मीटनर ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया था। और ये बॉम्ब अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला एटम बॉम्ब था, जिसके बनने की कहानी में बहुत सारे मोड़ आते हैं, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटी कि दुनिया भर के सभी साइंटिस्टों को एक जगह अमेरिका में इकट्ठा होना पड़ा और इस विनाशकारी हथियार को बनाना पड़ा। इस बॉम्ब की कहानी को जानने से पहले हम इसको बनाने वाले जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी जान लेते हैं, जिन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है।
ये उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे जिसने दुनिया का पहला एटम बॉम्ब बनाया। इनका जन्म 22 अप्रैल 1904 में न्यूयॉर्क शहर में एक जर्मन जूइश परिवार में हुआ था। ये बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे। स्कूल में वो अपने टीचर्स से ऐसे ऐसे सवाल करते जिनके बारे में दूसरे बच्चे सोच भी नहीं सकते थे। वो एक साल में ही 2 क्लासेस का सिलेबस पूरा कर लेते थे, लेकिन इतना जीनियस होने की वजह से रॉबर्ट अकेले पड़ गए और स्कूल में भी कोई उनसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। जब वो बड़े हुए और कॉलेज गए तो कई बार उनके क्लासमेट्स सवाल पूछने की उनकी ये आदत के कारण क्लास का बॉयकॉट कर देते थे। वो कहते थे कि रॉबर्ट को सिजोफ्रेनिया है। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लोग उन लोगों से बात करते हैं जो दिखते ही नहीं है। इतना ही नहीं, उनके क्लासमेट्स अक्सर उन्हें पागल कहते थे, लेकिन वह नहीं जानते थे कि आगे चलकर यही रॉबर्ट ओपेनहाइमर दुनिया का पहला एटम बम बनाने वाला है। कहते हैं कि जब कोई दोस्त नहीं बना तो रॉबर्ट ने किताबों को ही अपना दोस्त बना लिया और दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों को पढ़ने लगे। इन किताबों को पढ़ने के लिए उन्होंने दुनिया की 8 अलग अलग लैंग्वेज भी सीखी थी, लेकिन वे सबसे ज़्यादा प्रभावित श्रीमद् भगवत गीता से हुए थे और ओरिजिनल श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के लिए उन्होंने स्पेशली संस्कृत भी सीखी थी। लेकिन रॉबर्ट ओपेनहाइमर को क्वांटम फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था और देखते ही देखते उन्होंने कई रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए और वो इतने फेमस हो गए थे उस दौर में कि उन्हें दुनिया भर से पढ़ाने के ऑफ़र आने लगे थे। इसके चलते उन्होंने कैलिफोर्निया की 2 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। जब ओपेनहाइमर क्वांटम फिजिक्स में नई नई रिसर्च कर रहे थे तब उसी समय जर्मनी का चांसलर बनता है एडोल्फ हिटलर। 30 जनवरी 1933 हिटलर के चांसलर बनते ही जर्मनी में एंटीसेमिटिज्म का दौर शुरू हो जाता है और यहूदियों को यानी जूइश लोगों को चुन चुन कर मारा जाने लगता है, क्योंकि हिटलर और नाजी पार्टी के लोग सब ईसाई धर्म के लोग थे जिनके भगवान थे जीसस क्राइस्ट, जिसे 2000 साल पहले यहूदी लोगों ने सूली पर लटका दिया था। इस कारण कई ईसाई लोगों की नज़र में यहूदी लोग जीसस क्राइस्ट के हत्यारे थे। यही कारण था कि जूइश लोगों को दुनिया भर के कई धर्मों से, खासकर क्रिश्चियन लोगों से नफरत झेलनी पड़ी। वक्त वक्त पर उन्हें इतना परेशान किया गया कि आज इन्हें दुनिया की सबसे सताई हुई कौम माना जाता है। हिटलर ने इनके लिए स्पेशल कंसंट्रेशन कैंप्स बनवाए थे जिसमें 60 लाख यहूदियों को बेरहमी से मार दिया गया था। उस समय जर्मनी की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जूइश लोगों का था और ये सब अपर क्लास लोगों में आते थे। ये अच्छे खासे एजुकेटेड थे और अच्छी पोजीशंस पर थे। जर्मनी के बड़े बड़े बिजनेसमैन, यहाँ तक के कई ताकतवर नेता और बहुत सारे साइंटिस्ट भी जूइश थे जो एटॉमिक बॉम्ब बनाने के काफ़ी करीब पहुँच गए थे। लेकिन हिटलर ने किसी को नहीं बख्शा, यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी नहीं। जर्मनी की उल्म सिटी में पैदा हुए आइंस्टाइन भी यहूदी थे। हिटलर के पावर में आने से पहले जर्मनी के लोग उन्हें हीरो मानते थे। वो जहाँ भी जाते लोगों का उन्हें खूब प्यार और मान सम्मान मिलता। लेकिन हिटलर के चांसलर बनने के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि जब आइंस्टाइन सड़कों पर निकलते तो हिटलर के सोल्जर उन्हें गालियाँ देते और जान से मार देने की धमकी देते। तो ऐसे बर्ताव से दुखी होकर एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। यानी कि वो साइंटिस्ट जिसने E=mc² का फॉर्मूला देकर दुनिया को ये बताया था कि मास को एनर्जी में बदला जा सकता है, जिसके फॉर्मूले पर एटम बम बनाया जाना था, हिटलर ने उसे ही अपने दुश्मन देश अमेरिका जाने दिया। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी को यहूदियों से इतनी नफरत थी कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो और कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर वो यहूदी है तो उसे मरना होगा। तो इसी तानाशाही की वजह से कई सारे यहूदी लोग अपनी जान बचाकर जर्मनी को छोड़कर दूसरे देशों में भागने लगे। कुछ ऐसे ही हालात इटली में भी थे, क्योंकि इटली का तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी, जो हिटलर का ही दोस्त था,
तो उसने भी हिटलर की तरह ही यहूदियों को टॉर्चर करना और मारना शुरू कर दिया। तो अब इसलिए जूविश लोग इटली को भी छोड़कर जाने लगे। इन्हीं में से एक थे एनरिको फर्मी, जिन्होंने 1933 में यूरेनियम पर बमबारी करने के लिए कुछ हल्के तत्वों की खोज की थी। इन्होंने दुनिया को बताया कि न्यूट्रॉन से यूरेनियम एटम पर बमबारी करने से एक ऐसा बम बनेगा जो बहुत ही बड़ी मात्रा में आग पैदा करेगा। लेकिन वो प्रैक्टिकली इसे कर पाते उससे पहले ही उन्हें इटली छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा, क्योंकि उनकी वाइफ जूइश थी। अब फर्मी का जो ये रिसर्च अधूरा रह गया था उसे पूरा किया ओपनहाइमर ने। वही दूसरी तरफ दिसंबर 1938 में ओटो हैन ने जो न्यूक्लियर फिजन किया था, यानी एटम को तोड़ने में कामयाबी हासिल की थी, तब लीज मीटनर उनके साथ ही थी। लेकिन हिटलर के कारण लीज को जर्मनी छोड़ना पड़ा। लेकिन जाते जाते लीज ने ये फॉर्मूला अपने पास ही रखा था। लीज अपने दोस्त नील बोहर, जो कि एक साइंटिस्ट ही थे, उसकी मदद से डेनमार्क पहुंचती है और आगे वो दोनों इस फॉर्मूला पर काम कर पाते उससे पहले ही 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। और अब हिटलर एक एक करके यूरोप के सभी देशों पर कब्जा करने लगता है, और जहाँ जहाँ हिटलर का कब्जा होता है वहाँ से सभी यहूदी लोगों को दूसरे देशों में भागना पड़ता है। तो जुलाई 1940 में हिटलर ने डेनमार्क पर भी अपना कब्जा कर लिया। इसलिए अब नील बोहर और लीज मीटनर डेनमार्क छोड़ के अमेरिका चले जाते हैं, जहां एल्बर्ट आइंस्टाइन और एनरिको फर्मी पहले से ही थे। तो कुछ इस तरह दुनिया भर के बड़े साइंटिस्ट एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो गए। ये वो लोग थे जिन्होंने अलग अलग टाइम पर एटम बम बनाने के अलग अलग स्टेप खोजे थे। असल में देखा जाए तो एटम बम बनाने का सफ़र 100 साल से भी ज़्यादा लंबा था। शुरू से शुरू करें तो महाभारत के समय में खुद भगवान श्री कृष्ण ने इसका जिक्र गीता में किया था, जिसे उनके विराट रूप और ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा गया। इसके बाद एटम की थियरी के बारे में दुनिया को ये बताया गया कि इसकी खोज जॉन डाल्टन ने की, लेकिन असल में एटम्स की खोज 2500 साल पहले ही ऋषि कर्नाड कर चुके थे। उन्होंने ही पहली बार दुनिया को एटम के बारे में बताया और समझाया कि हर एक चीज़ इस धरती पर छोटे छोटे एटम्स से मिलकर ही बनी है, और वो 2500 साल पहले ही पूरा परमाणु शास्त्र लिख के गए थे। हम और आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट खुद महर्षि कर्नाड को अणुशास्त्र का जनक मानते हैं। फिर ईयर 1789 में जर्मन साइंटिस्ट मार्टिन हेनरिच क्लेपरोथ ने यूरेनियम की खोज की, और इसके करीब 100 साल बाद 1896 में हेनरी बैकरल ने दुनिया को बताया कि यूरेनियम में रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होती है। इस खोज में मशहूर साइंटिस्ट मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी भी बैकरल के साथ ही थे, और इन तीनों को 1903 में एक साथ नोबेल प्राइज मिला था। जब कोई एक तत्व लगातार एनर्जी रिलीज करता है तो उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। उन्होंने बताया कि यूरेनियम को अगर खास तरीके से तोड़ा जाए तो इससे एनर्जी निकलती है। एक साल बाद ही यानी कि 1897 में सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। अभी तक दुनिया यह मान रही थी कि हर एक चीज़ एटम से मिलकर बनी है, और एटम सबसे छोटा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ईयर 1911 में रदरफोर्ड ने पहली बार एटम का परमाणु मॉडल बनाया और दुनिया को समझाया कि एटम को भी तोड़ा जा सकता है। इसके टूटने पर ज़बरदस्त एनर्जी के साथ अल्फा, बीटा और गामा रेस निकलती है। उनकी इस थियरी के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट को पहली बार एटम बम बनाने का ख्याल आया। फिर ईयर 1932 में ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। तब हंगरी के दूसरे साइंटिस्ट लियो सिलार्ड ने सोचा कि क्यों ना इस न्यूट्रॉन से ही यूरेनियम के एक एटम पर अटैक करके उसे तोड़ा जाए। असल में एटम बम बनाने के लिए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन करवाना जरूरी था, क्योंकि एटम बम जब फटता है तब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से ही फटता है।
जब यूरेनियम के एक एटम पर न्यूट्रॉन से बमबारी करते हैं तो ये टूट जाता है। इससे 2 एटम और कुछ न्यूट्रॉन और बनते हैं और साथ ही काफ़ी एनर्जी निकलती है। अब यहाँ से जो न्यूट्रॉन बनते हैं वह दूसरे एटम से जाकर टकराते हैं और यह एटम फिर से टूट जाते हैं। इस तरह एक चेन चलती है जिसमें एटम टूटते जाते हैं और न्यूट्रॉन बनते जाते हैं और एनर्जी निकलती जाती है। ये सब कुछ इतना तेजी से होता है कि ये एनर्जी ब्लास्ट के साथ बाहर निकलते हैं। आज हम चेन रिएक्शन के इस प्रोसेस को आसानी से समझ रहे हैं, लेकिन सालों पहले साइंटिस्ट इस रिएक्शन को करवाने के लिए कई दिनों तक लैब में रिसर्च किया करते थे। वही दूसरी तरफ इटली में एनरिको फर्मी ने न्यूट्रॉन के अलावा कई हल्के तत्व खोज निकाले जिनसे एटम तोड़ा जा सकता था। लेकिन एटम को तोड़ने में असल कामयाबी मिली थी ओटो हैन को, और ओटो हैन को ऐसा करते हुए देखा था लीज मीटनर ने। लीज मीटनर और नीर बोहर मिलकर चेन रिएक्शन करवा पाते उससे पहले ही हिटलर के कारण उन्हें यूरोप छोड़ना पड़ा और ये सब इकट्ठा हुए अमेरिका में। तब नील बोहर ने बाकी के साइंटिस्ट को बताया कि हिटलर एक ऐसा बम बना रहा है जो एक बड़ी तबाही मचा सकता है। यूरोप से आए ये साइंटिस्ट चाहते थे कि हिटलर से पहले अमेरिका ये बम बनाए, लेकिन इन्हें लग रहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि एक तो ये सब यूरोप से आए थे और दूसरा कि ये सब जूविश थे। कहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये ना लगे कि वो हिटलर से बदला लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं। इसलिए इनमें से 3 साइंटिस्ट लियो शिलार्ड, एडवर्ड टेलर और यूजिन विग्नर दुनिया के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाते हैं और उन्हें जर्मनी के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। और अब ये सुनकर आइंस्टाइन भी टेंशन में आ गए, क्योंकि वह हिटलर की सनक से वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखकर ये सारी बात बता दी और उन्हें जल्द से जल्द अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने को कहा। हालांकि रूजवेल्ट ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त तक तो अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा था ही नहीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका को भी इसका हिस्सा बनना पड़ा, क्योंकि 7 दिसंबर 1941 के दिन सुबह के करीब 7:45 बजे आइलैंड ऑफ हवाई के पर्ल हार्बर नेवल बेस, जहां अमेरिका के कई शिप्स खड़े थे, वही अचानक कुछ फाइटर जेट्स आकर उन पर बम बरसाने लगते हैं। ये फाइटर जेट्स जापान के थे, जिन्होंने स्पेशली फ्यूल टैंक्स को ही अपना निशाना बनाया और लगातार 1 घंटा 15 मिनट तक बमबारी की। ये बॉम्बिंग इतनी भयानक थी कि एक ही झटके में अमेरिका के 164 फाइटर जेट्स, 112 शिप्स और 8 वॉरशिप्स जलकर राख हो गए। वही 2500 से भी ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर मारे गए और करीब 1200 सैनिक घायल हुए थे। इस अटैक के कारण अमेरिका में इतना ज़बरदस्त गुस्सा था कि जापान को सबक सिखाने के लिए वो दूसरे ही दिन यानी 8 दिसंबर 1941 को ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गया। अब रूजवेल्ट किसी भी कीमत पर एटम बम बनाना चाहते थे, लेकिन रूजवेल्ट से भी ज़्यादा गुस्सा अगर कोई था तो वो थी अमेरिकन आर्मी, क्योंकि उन्होंने तो अपने साथी खोए थे। इसलिए रूजवेल्ट ने आर्मी कमांडर लेस्ली ग्रूस को एटम बम बनाने का जिम्मा दिया। लेस्ली ग्रूस वो शख्स थे जो एक बार किसी मिशन को शुरू करते तो पूरा करके ही दम लेते थे, और अब उनकी निगरानी में शुरू होता है प्रोजेक्ट मैनहट्टन। मैनहट्टन अमेरिका का एक शहर है, किसी को शक ना हो इसलिए ये नाम रखा गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट की साइट तैयार की गई मेन सिटी से दूर एक वीरान जगह पर, जहां कई सारे लैब और घर बनाए गए और सारे साइंटिस्ट को वहां शिफ्ट कर दिया गया। 13 अगस्त 1942 मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू होता है। लेस्ली ग्रूस ने दुनिया भर के आए टॉप साइंटिस्ट को इसमें शामिल किया और प्रोजेक्ट के लीडर के तौर पर क्वांटम फिजिक्स के महान साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को ही चुना। ऐसा इसलिए भी क्योंकि रॉबर्ट अमेरिकन ही थे और वो यूरोप से आए दूसरे साइंटिस्ट पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते थे।
कई लोग इस प्रोजेक्ट के लिए ओपेनहाइमर को परफेक्ट चॉइस नहीं मानते थे, लेकिन लेस्ली क्रूज को यकीन था कि अगर ये बॉम्ब न्यूट्रॉन से बनाया जाना है तो इस प्रोजेक्ट को उसके मुकाम तक एक ही आदमी ले जा सकता है, और वो थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। एक अच्छी साइट, बेहतर टीम, जीनियस लीडर और बहुत सारे फंड के साथ अमेरिका ने एटम बम बनाना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट को शहर से दूर लॉस एलामोस में शुरू किया गया था, जहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। सुनने और देखने में ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लगता था। देखते ही देखते इस प्रोजेक्ट पर 1 लाख से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, जिन्हें पता तक नहीं था कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कई साइंटिस्ट, वर्कर्स और सोल्जर्स तक नहीं जानते थे कि आखिर यहाँ बन क्या रहा है। हर वर्किंग यूनिट किसी एक पार्ट पर काम कर रहा था। किसी को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है। बॉम्ब को बनाने की प्रक्रिया को इतना सीक्रेट रखा गया था कि किसी को कानो कान खबर नहीं थी। यहाँ तक कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट तक को नहीं पता था कि लॉस एलामोस में एटम बम बन रहा है। लेकिन तभी ही अमेरिका को पता चलता है कि हिटलर ने भी एटम बम बनाने का प्रोसेस 3 साल पहले यानी 1939 में ही शुरू कर दिया था, जिसका नाम था यूरेनियम क्लब, और इसे लीड कर रहे थे वर्नर हाइसेनबर्ग। वर्नर हाइसेनबर्ग भी ओपेनहाइमर की तरह ही एक महान साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज विनर थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के कारण जर्मनी को जो झेलना पड़ा और जर्मनी की जो बुरी हालत हुई थी, जिस वजह से जितना दुख हिटलर को हुआ था उतना ही दुख हाइसेनबर्ग को भी हुआ था। तो इस कारण उन्होंने खास तौर पर क्वांटम फिजिक्स की स्टडी की ताकि वो अपने देश जर्मनी के लिए कुछ कर सके। हिटलर भी उनकी देशभक्ति से वाकिफ थे, इसलिए उसने इस पूरे प्रोजेक्ट की लीडरशिप हाइसेनबर्ग को दी थी। जब 1939 में अमेरिका में एक बहुत बड़ी साइंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब उसमें हाइसेनबर्ग को खास तौर पर बुलाया गया था। इसी कॉन्फ्रेंस में ओपेनहाइमर भी आए थे और दोनों की यहाँ मुलाकात हुई। हालांकि तब ये कोई नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में ये दोनों दो दुश्मन देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड करेंगे। असल में वर्ल्ड का फर्स्ट एटम बॉम्ब यूरेनियम 235 से बनाया जाना था, तो इस कारण अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने एक यूरेनियम कमेटी बनाई और इन्हें दुनिया भर से यूरेनियम कलेक्ट करने का काम सौंपा गया। लेकिन उस समय यूरेनियम का मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी मात्रा सिर्फ 0.71% ही थी। साउथ अफ्रीका के कांगो में उस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन यूरेनियम मिलता था। यहाँ यूरेनियम की बड़ी बड़ी माइंस थी, जिनमें सबसे बड़ी थी शिंकोलोब्वे माइन। उस वक्त इसके डायरेक्टर थे एडगार सेंगियर, जो बेल्जियम के एक सरकारी अधिकारी थे। लेकिन ये कांगो उस समय बेल्जियम का गुलाम था। जब हिटलर यानी जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बेल्जियम को कब्जा लिया, तो सेंगियर को लगा कि कहीं ये यूरेनियम हिटलर के हाथ ना लग जाए, इसलिए उन्होंने इस माइन से निकले 1250 टन यूरेनियम को न्यूयॉर्क सिटी के एक गोदाम में भिजवा दिया। 3 साल बाद यानी कि 1943 में इसी यूरेनियम को अमेरिका ने खरीद लिया और बम बनाने में यूज़ किया। उधर दूसरी तरफ 1940 में कनाडा और ब्रिटेन ने ट्यूब एलॉयज नाम से एक जॉइंट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका मकसद भी एटम बम बनाना था। इस कोशिश में जापान और यूएसएसआर भी लगे हुए थे, लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिली। अब यह 1943 तक हिटलर ने करीब करीब पूरे यूरोप को जीत लिया था और अब उसकी नज़र ब्रिटेन पर थी। तो अब हिटलर ने ब्रिटेन को जीतने के लिए उस पर भयानक बमबारी करना शुरू कर दिया। तो अब इस कारण ब्रिटेन का एटॉमिक प्रोजेक्ट ट्यूब एलॉयज खतरे में था। तो अब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मिलकर क्यूबेक समझौता किया। इस समझौते के तहत ब्रिटेन में चल रहे ट्यूब एलॉयज के सभी साइंटिस्ट को और उनकी टीम को जर्मनी की बमबारी के कारण अमेरिका भेज दिया गया और अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दिया गया। यानी अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा तीनों मिलकर काम करने लगे।
तो इस तरह दुनिया भर के तेज दिमाग एक स्टेज पर आ गए। अमेरिका की टीम इतनी ज़बरदस्त थी कि इसमें 12 साइंटिस्ट तो नोबेल प्राइज़ विनर थे, वहीं दूसरी तरफ हाइजेनबर्ग अकेले थे। तो इस कारण वो बम नहीं बना पाए, क्योंकि तमाम जीनियस साइंटिस्ट तो ओपनहाइमर की टीम में थे, जिनमें से लियो सिलार्ड और एनरिको फर्मी 1942 में चेन रिएक्शन करवाने में भी कामयाब हो गए, जो एटम बम बनाने की आखिरी स्टेज थी। ओपनहाइमर के कहने पर ये साइंटिस्ट 3 एटम बम बनाने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले था लिटिल बॉय, जो यूरेनियम से बनना था, लेकिन यूरेनियम की कमी थी। तो दूसरा थिन मैन, जो प्लूटोनियम से बनाया जाना था, और तीसरा फैट मैन था, जो कि प्लूटोनियम इम्प्लोजन बम था। लेकिन ये बम बनकर तैयार होते उससे पहले ही 12 अप्रैल 1945 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का निधन हो जाता है। अब उसके बाद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। अब लेस्ली ग्रूस उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सारी जानकारी देते हैं, जिसे ट्रूमैन पूरा सपोर्ट करते हैं। और मई 1945 में हिटलर के मरने के बाद जर्मनी भी सरेंडर कर देता है। लेकिन अमेरिका का असली दुश्मन तो जापान था, जो अब भी घुटने टेकने को तैयार ही नहीं था। वो इसलिए क्योंकि जापान में उस वक्त भी मोनार्की थी और सम्राट हिरोहितो झुकने को तैयार ही नहीं थे। जापान में हालत ऐसे थे कि लोगों के पास खाने के लिए खाना तक नहीं था, लेकिन वे अपने देश के लिए भूखे रहकर भी लड़ने के लिए तैयार थे। इन लोगों में मौत का डर ही खत्म हो चुका था, इसलिए अब एटम बम ही अमेरिका की एक आखिरी उम्मीद थी। इधर रॉबर्ट ओपनहाइमर की टीम जून 1945 में पहला एटम बम बनाकर तैयार कर चुकी थी। लेस्ली ग्रूस चाहते थे कि इसको टेस्ट करने की बजाय सीधे जापान पर गिरा देना चाहिए, लेकिन ओपनहाइमर के समझाने पर वो टेस्ट के लिए मान गए। इस टेस्ट को नाम दिया गया ट्रिनिटी टेस्ट, और जिस बम का टेस्ट करना था उसका नाम था द गैजेट। टेस्ट के लिए एक बहुत बड़ी खाली जमीन की जरूरत थी, और यह साइट मिली एलामोगोर्डो में। एलामोगोर्डो अमेरिका डेजर्ट है, यहाँ पर काफ़ी खाली और बंजर जमीन पड़ी थी, इसलिए तय किया गया कि यहाँ पे ट्रिनिटी टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा आयरन टावर बनाया गया। ट्रक में रखकर द गैजेट को यहाँ लाया गया और इस टावर पर रखा गया। 9 किलोमीटर दूर एक साइट बनाई गई, जहाँ इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले साइंटिस्ट और आर्मी ऑफिसर्स इसे देखने वाले थे। टेस्ट के लिए टाइम फिक्स किया गया सुबह के 4 बजे, लेकिन एक रात पहले ही अलामोगोर्डो में भयानक तूफान आया था, इसलिए इस टेस्ट को 1.5 घंटा डिले करना पड़ा। 16 जुलाई 1945 सुबह के 5:30 बजे काउंटडाउन शुरू होता है और एक ही झटके में दुनिया का पहला एटम बम फट जाता है। जोरदार धमाका हुआ, जिसके तुरंत बाद ही तेज गर्मी की एक लहर पूरे रेगिस्तान में फैल गई थी और इतनी भयानक रोशनी हुई कि ग्लासेस पहनने के बावजूद भी कई साइंटिस्ट कुछ सेकंड के लिए अंधे हो गए थे। लोहे का वो टावर जिस पर बम रखा था वो पूरी तरह पिघलकर राख बन गया और जमीन का रंग काला पड़ गया। 12,000 फुट ऊंचा आग का एक गुब्बार उठा जो 4,000 फुट तक फैला था, जिसे देखकर लगा कि आसमान में हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हो। इसे देखकर सभी साइंटिस्ट हैरान थे कि हमने ये क्या बना दिया। इस नज़ारे को देखकर प्रोजेक्ट के लीडर रॉबर्ट ओपनहाइमर के मुंह से भगवत गीता का एक श्लोक निकलता है। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने भगवत गीता का श्लोक पढ़ा था, जिसका मतलब है कि हे अर्जुन, अब मैं संसार का नाश करने वाला काल यानी कि मृत्यु बन चुका हूँ। मैं तीनों लोगों को खत्म कर सकता हूँ।
और तुम्हारे सामने खड़े जिन रिश्तेदारों पर तुम बाण नहीं चला रहे वो सब भी मारे जाएंगे। यह बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से तब कही थी जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन लियो शिलार्ड चाहते थे कि जापान को इससे पहले एक वार्निंग दी जाए। इसके लिए उन्होंने ट्रूमैन को लेटर भी लिखा था, लेकिन ये लेटर उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। अब ट्रिनिटी टेस्ट के सक्सेस के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने लिटिल बॉय नाम के एटम बॉम्ब को जापान पे गिराने का ऑर्डर दे दिया और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने पहला एटम बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराया। लेकिन जापान ने तब भी सरेंडर करने से मना कर दिया, तो ठीक 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को उन्होंने नागासाकी पर दूसरा एटम बॉम्ब प्लूटोनियम फैटमैन गिराया। इन दोनों ब्लास्ट में जापान के करीब 1,60,000 लोग मारे गए। इतनी भयानक तबाही मची कि जापान ने 15 अगस्त 1945 को सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया। ओपनहाइमर ने हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब के बाद अपनी खुशी जताई थी। ये चाहते थे कि काश ये नाजी जर्मनी और हिटलर के खिलाफ इस्तेमाल किया जा पाता। लेकिन जब नागासाकी पर बॉम्ब गिरा गया तो ओपनहाइमर हैरान हो गए इस तबाही को देखकर, और 17 अगस्त को वे खुद वॉशिंगटन गए सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने, अपने हाथों लिखी चिट्ठी को देने और उनसे कहने कि न्यूक्लियर हथियारों पर बैन लगा देना चाहिए। उन्हें इतना पछतावा हुआ कि उन्होंने ये क्या कर डाला और ये क्या चीज़ बना डाली। फिर 1952 में इसी टीम से आने वाले हंगरी के साइंटिस्ट एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम बनाया, जो एटम बम से भी 100 गुना ज़्यादा ताकतवर था। इस कारण एडवर्ड टेलर को फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कह के बुलाया जाता है। और इसी के साथ ही दुनिया भर के देशों में न्यूक्लियर वेपन बनाने की होड़ मच गई। एक रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों के पास करीब 14,000 न्यूक्लियर वेपन है। खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने माना कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो इतने बम फटेंगे कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगी और चौथा वर्ल्ड वॉर लाठी से लड़ा जाएगा। जब ये बम इतना ही खतरनाक था तो इसे बनाया क्यों गया? तो दोस्तों, शुरुआत में तो साइंटिस्ट बम बनाने के लिए नहीं बल्कि बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर से जो बिजली बनती है उससे ना तो धुआं होता है ना ही गंदा पानी निकलता है। यह बहुत ही क्लीन और पॉल्यूशन फ्री तरीका है बिजली बनाने का। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर रिएक्टर से पहले न्यूक्लियर बम बना। हिटलर ने यहूदियों पर जो जुल्म किए उससे उनमें ये डर पैदा हुआ कि कहीं हिटलर सबसे पहले एटम बम ना बना ले। इसलिए दुनिया भर के बेहतरीन यहूदी साइंटिस्ट एक साथ बम बनाने में जुट गए, जिन्हें लीड करने वाले रॉबर्ट ओपनहाइमर भी एक यहूदी थे। कह सकते हैं कि हिटलर को रोकने के लिए यहूदियों ने ही दुनिया का पहला एटम बम बनाया। देखा जाए तो दुनिया के कुछ बेहतरीन यहूदी साइंटिस्टों ने मिलकर ही इस एटम बम की खोज की थी। यहूदियों से नफरत करना हिटलर को बहुत भारी पड़ा। हो सकता था कि हिटलर के डर से ये जूविश साइंटिस्ट अमेरिका नहीं भागते तो शायद ये पहला एटम बम जर्मनी के पास होता। लेकिन पहला एटम बम बनाना रॉबर्ट ओपनहाइमर की ही किस्मत में लिखा था और जो अमेरिका को ही मिलना था। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के पहले एटम बम बनने की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।